सो वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन क्लासेस। सो हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू कांसेप्ट, द चैप्टर नंबर 0 ऑफ फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स नाम से पता लग रहा है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हम सीखने लगे हैं, टूल्स ऐसे सीखने लगे हैं फिजिक्स के, जो आपको आने वाले जितने भी चैप्टर्स हम +1 के हैं वहां पे काम आएंगे, एज वेल एज जो +2 है और जो कॉम्पिटिशन है वहां पे भी हम इन्हीं टूल्स को यूज करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर न्यूमेरिकल्स एंड फॉर कंसेप्चुअल्स। तो ये टूल्स इस प्रकार के हैं कि आपको ये टूल्स 2 साल के लिए बड़े अच्छी तरह से संभाल के रखने पड़े हैं और इसी के साथ ही आपको अपने माइंड में इनको बैठा के रखना पड़ेगा ताकि जब भी जरूरत पड़े आप इनको इम्प्लीमेंट कर सको। तो अच्छी तरह से मेरे आने वाले लेक्चर्स को सुनना और इनको अच्छी तरह से नोट करके रखना, और इस तरह से नोट करके रखना कि आपके आने वाले टाइम पे जब आप चाहो आप उनको यूज कर सको। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, मैथमेटिकल टूल्स में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और सम कंसेप्ट, सम न्यू फॉर्मूला, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं, मैं डिस्कस करने वाला हूं एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस टूल्स का, दैट आर कॉल्ड ग्राफ्स। मैं आपके साथ आज ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अब ग्राफ्स ग्राफ्स आपने सीखा था 10th क्लास में। 10th क्लास में आपने क्या सीखा कि अगर हमें ग्राफ बनाने हो तो हम क्या यूज करते थे, हम वहां पे यूज करते थे एक पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, एक पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट, एक नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट और एक नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट। हमें बोला जाता था कि जो सेंटर पॉइंट है आपने सीखा था वो क्या होता था, हमेशा ओरिजिन, और इसी के साथ ही आपको एक टेबल गिवन होता था, ये आपको एक टेबल गिवन होता था जहां पे ये एक्स है और ये क्या है, वाई। ऑलरेडी इस एक्स और वाई के अंदर वैल्यूज आप या तो फाइंड आउट करते थे या ऑलरेडी गिवन होती थी। जैसे मैंने ये टेबल बना दिया जिसमें x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। तो इसी दौरान ही यहाँ पे भी मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स लिखे, इन्हें हम बोलते हैं कि ये x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। और हमने क्या किया, जैसे बोला गया है कि x1 है, y1 है, मैं यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर देता था। x2 है, y2 है, मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता था। x3 है, y3 है, मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता था। और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके हम बोलते थे कि हमारा ग्राफ कंप्लीट है। तो यही सब कुछ हम अब अपने फिजिक्स के अंदर यूज करने वाले हैं, कुछ ऐसे ही ग्राफ, लेकिन मैथमेटिकल रिलेटेड नहीं होंगे, फॉर्मूला रिलेटेड। अब ग्राफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली है। अब नो डाउट फॉर्मूला मतलब क्या है, फॉर्मूला मतलब इक्वेशन, कि कोई ना कोई इक्वेशन हम यूज करेंगे और वो इक्वेशन बिल्कुल रेलेवेंट होगी हमारे फिजिक्स के फॉर्मूला से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ्स को सीखने के लिए मैथमेटिक्स की इक्वेशंस का सहारा ले रहे हैं। तो वो इक्वेशंस को यूज करके हम अपने फिजिक्स के फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे और ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करेंगे उन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास 2 तरह की इक्वेशंस होती हैं। एक इक्वेशन का नाम होता है जिसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशंस हमारे पास होती हैं दैट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक होती हैं लीनियर इक्वेशन, दूसरी होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। लीनियर इक्वेशंस जैसे कि कुछ रेलेवेंट इक्वेशंस लिख रहा हूं, जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और बहुत सारी। ये कुछ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस की जो ये इक्वेशंस हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी है। हम इनको लीनियर इक्वेशंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। और इनकी खास बात क्या है कि लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ्स होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, इन इक्वेशंस के ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहते हैं। तो ये इक्वेशंस तब यूज होती हैं जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने सुना होगा। एक इक्वेशन लिख रहा हूं और आपको वहीं से ही एक पहचान आ जाएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे एक इक्वेशन लिखी है मैंने, ax² + bx + c = 0।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो a है वो कोफिशिएंट है बेसिकली इसका x का, b ये भी कोफिशिएंट है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c ये भी एक कोफिशिएंट है। क्लियर? अब नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, और ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी ऑलवेज यूज द कंसेप्ट ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट। लेकिन हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता लग गया कि जिस इक्वेशन में स्क्वायर हो, क्यूब हो, ऐसी इक्वेशन की पहचान होती है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और इसी के साथ साथ लीनियर इक्वेशन में स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं आ सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर या क्यूब आ सकते हैं। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ्स होंगे इनकी पहचान क्या है कि ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इनके ग्राफ हमेशा कर्व्ड होंगे या इनके ग्राफ हमेशा पैराबोलिक फॉर्म के होंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ हैं वो कर्व्ड या पैराबोलिक होते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? स्ट्रेट लाइन रहेंगे। तो ये पहचान है लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। चलिए, तो आज हम जो अपने ग्राफ स्टार्ट करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे होते हैं और इनके रेलेवेंट फिजिक्स के फॉर्मूलाज किस प्रकार के होंगे। नाउ लीनियर इक्वेशंस का सबसे पहला ग्राफ, सबसे पहली लीनियर इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू mx। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू mx, ये एक लीनियर इक्वेशन है। हमसे क्या बोला जाएगा? हमसे बोला जाएगा कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये इक्वेशन दी हुई है और हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली x और y के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये तो क्लियर हो रहा है इस इक्वेशन में कि एक y कोऑर्डिनेट है और ये x क्या है? x कोऑर्डिनेट है। लेकिन व्हाट इज दिस? ये m क्या है? m को हम क्या बोलते हैं? m का मतलब है स्लोप। m का मतलब क्या है? स्लोप। स्लोप मतलब ढलान। स्लोप का बेसिक मतलब क्या हुआ? ढलान। अब होता क्या है कि अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और एक ही ग्राफ में दो बॉडीज का लाइन मेंटेन करके चल रहे हैं, कि एक ग्राफ है उसमें दो बॉडीज की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमने दो लाइंस ड्रॉ कर दी हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। अब इन दोनों लाइंस में क्या फर्क है? आप देख सकते हो कि दोनों लाइंस में एक ही फर्क है, एक की ढलान कम है, एक की ढलान ज्यादा है। कहने का मतलब कि जो पहली लाइन है वो इस एक्स एक्सिस के साथ छोटा एंगल बना रही है, लेट मी से θ1, और जो लाइन 2 है वो इस y एक्सिस के साथ एक बड़ा एंगल बना रही है, दैट इज θ2। तो एक की ढलान ज्यादा है, एक की ढलान कम है। तो ये हम क्या बोलते हैं? ये हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है? स्लोप है। तो हर लाइन की, जब भी हम ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसकी हमेशा बेस के साथ एक स्लोप बनती है, एक ढलान बनती है, जो हमें रिकमेंड करती है कि उस लाइन को ड्रॉ करते वक्त किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्या लाइन 1 की वैल्यू ज्यादा है कि लाइन 2 की वैल्यू ज्यादा है? तो अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स ना दिए हों कि x में 1 2 3 4 है, अगर ये ना दिए हों तो हम किस तरफ मूव कर जाते हैं? स्लोप की तरफ मूव कर जाते हैं। हाँ, हम ढलान देखते हैं और स्लोप के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि वेदर द लाइन 1 वैल्यू इज मोर और वेदर द लाइन 2 वैल्यू इज मोर। इसको हम आने वाले टाइम में प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे। आज ही देखेंगे कि कैसे अगर कोऑर्डिनेट्स ना दिए हों और स्लोप को देखकर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे और सोचेंगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। तो m मीन्स क्या हो गया? स्लोप। ठीक है जी, इतनी बात हमें क्लियर हो चुकी है। अब स्लोप को ढूंढना कैसे है ये मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। इससे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं कि अगर y इक्वल टू mx है तो इसका ग्राफ कैसा होगा।
एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि m का मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप मतलब कि आने वाले टाइम में ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप मतलब है कांस्टेंट वैल्यू। एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एंड y और x क्या है, इनके बीच में तो ग्राफ बन रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एक वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो सकते हैं और उन्हीं के चेंज को देखते हुए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब कि अगर y, अगर m एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बहुत यूज करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर दो चीजों में ग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो बीच में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कभी भी मायने नहीं रखती उस ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त। तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों अगर एक दूसरे के आमने सामने हैं तो y और x अगर एक दूसरे के सामने है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। कहने का मतलब आप खुद ही देख के चलिए कि अगर y 1 है तो ऑटोमेटिकली x भी क्या हो जाता है 1, अगर y 2 है तो ऑटोमेटिकली x भी क्या हो जाता है 2। तो इसका मतलब कि y जितना बढ़ेगा उतना x भी बढ़ेगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंगली हम टेबल ड्रॉ करके देखते हैं। अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि m कांस्टेंट है। अब हमारे पास क्या है, दो ही वैल्यूज हैं, एक हमारे पास है y और एक हमारे पास है x। तो जैसे मैंने y को 1 पुट किया, x भी 1 आया, y को 2 पुट किया, x भी 2 आया, y को 3 पुट किया, x भी क्या आ गया 3। तो एक दूसरे के अकॉर्डिंगली ये दोनों चेंज हो रहे हैं, जितना एक बॉडी बढ़ती है उतना दूसरी बॉडी भी बढ़ती है। तो ऐसी इक्वेशन तब यूज होती है जब दो बॉडीज का चेंज होना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अब यही टेबल के अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो पहले तो मैं कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेता हूँ कि यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारे पास 3 है। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दिए। अब क्या है, अब ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, पहला पॉइंट y1 है, x भी 1 है, तो पॉइंट कहाँ पे मार्क कर लिया मैंने, यहाँ पे। y2 है, x भी 2 है, पॉइंट कहाँ पे मार्क हो गया, यहाँ पे। y3 है, x भी 3 है, पॉइंट कहाँ पे मार्क हो गया, लगभग यहाँ पे। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे 3 और ये 3 मिल रहे हो, तो ये कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ेंगे, पॉइंट्स को जोड़ेंगे और एक पॉइंट नया बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली। ये आपको थोड़ा सा 10th की तरह से रिमाइंड करवाएगा कि 10th में भी हम यही करते थे कि x कितना और y कितना और एक पॉइंट मार्क कर लेते थे इन दोनों को ज्वाइन करके। x1 है, y1 है, वहां पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, x2 है, ये भी 2 है, तो वहां पे पॉइंट मार्क हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने सिंपल सा काम करना है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से ग्राफ हमेशा स्टार्ट होता है, तो हमने क्या किया, ये इस तरह से इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन चुका है, अब ये मेरे पास एक ग्राफ बन चुका है। ये मेरे पास किसका ग्राफ बना, एक इक्वेशन का ग्राफ बना, और वो इक्वेशन का नाम क्या था, y = mx। इतनी बात तो होगी क्लियर कि ऐसी इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब हमें बात करनी है स्लोप के बारे में। स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप मतलब इस ग्राफ की ढलान। अब हमेशा जब भी स्लोप चेक करनी हो, हमेशा स्लोप को चेक करने के लिए हम एंगल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर मुझे ये पता करना है कि इस ग्राफ की स्लोप कितनी है, तो मैं क्या देखूंगा कि इस एक्स एक्सिस के साथ ये ग्राफ का एंगल कितना है। यानी कि मैं क्या पता करूंगा, मैं ये एंगल पता करूंगा, दैट इज कॉल्ड थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि एक बात तो क्लियर होगी, वो क्या, वो ये कि मुझे क्या पता करनी है, स्लोप। स्लोप माने m, और m पता करने के लिए मैं किस तरफ मूव करने वाला हूँ, एंगल की तरफ, यानी कि थीटा की तरफ। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल कैसे ढूंढा जा सकता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको फिर से पुरानी क्लासेस का थोड़ा सा कंसेप्ट याद करवाऊंगा
कि हमने पिछली क्लासेस में सीखा है या आने वाले टूल्स है ये हमारा, और वहां पे भी हम सीखेंगे कि एंगल पता करने के लिए हमारे पास हमेशा ट्रिग्नोमेट्री होती है। एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो तीन तरह के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। वन इज साइन थीटा, अनदर वन इज कॉस थीटा, एंड थर्ड वन इज टेन थीटा। आप सभी को पता होगा इनके फॉर्मूलाज क्या हैं। जैसे साइन थीटा के बारे में बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब सोचने वाली बात है कि अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कैसे क्रिएट होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को डॉटेडली एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे किन चीजों की वैल्यू पता है, मुझे ये देखना है कि मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में किन कॉन्सेप्ट की वैल्यू पता है। एक बात क्लियर होती है कि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब ये एंगल है, इसके सामने वाला ये क्या है, एक परपेंडिकुलर। अब देखा जाए कि क्या मुझे ये परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है। तो सोचने वाली बात है कि ये परपेंडिकुलर लेट वी से ए बी बिल्कुल किसके पैरेलल है, इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि जितना वाई एक्सिस उतना ही ये क्या है, एक ए बी है। कहने का मतलब कि ए बी और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ए बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी को मैं वाई एक्सिस बोल सकता हूँ कि जितना ए बी आएगा उतना ही वाई एक्सिस की वैल्यू होगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक बेस। ये क्लियर कट है कि बेस क्या है मेरे पास, सारे का सारा बेस एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अब मुझे इसके अंदर क्या पता है, एक परपेंडिकुलर पता है और एक बेस पता है। ये मुझे हाइपोटेनस नहीं पता। तो साइन थीटा में भी हाइपोटेनस आ रहा है, कॉस थीटा में भी हाइपोटेनस आ रहा है। सिर्फ टेन थीटा ऐसा फंक्शन है जहां पे परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। दैट मीन्स कि ये क्लियर कट हो चुका है कि ना तो मैं साइन थीटा यूज कर सकता हूँ, ना मैं कॉस थीटा यूज कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकता हूँ, दैट इज टेन थीटा। तो इसका मतलब अगर हमें ढलान पता करनी है, एंगल पता करना है, या मैं ये बोलूं स्लोप पता करनी है, तो हम कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा का। अब यहाँ पे देखा जाए कि टेन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर, मैंने ऑलरेडी बताया था, और ये हमारे पास क्या है, बेस, दैट इज एक्स। तो इस तरह से जो स्लोप आई वो किसके बराबर आई, वाई ओवर। तो तभी मैंने आपको बोला था कि स्लोप मतलब क्या है, m। ये मैं कैसे बोल सकता था, मैं स्लोप x भी तो बोल सकता था। तो अगर मैं इसकी डिटेल देखूं कि स्लोप फाइंड आउट कैसे होगी, तो मेरे पास आंसर क्या आता है कि स्लोप किसके बराबर है, y अपॉन x। अब अगर यहाँ पे y निकालने की कोशिश किया जाए तो y किसके बराबर बन गया, mx के। तो सेम वही इक्वेशन बन गई जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। यानी कि यहाँ से ये प्रूव हो चुका है कि m और कुछ नहीं क्या है, हमारे लिए स्लोप है। तो m को हम हमेशा क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और अगर m की वैल्यू सीधा गिवन है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि m क्या होगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्लियर कट बोलोगे कि m मतलब कोई भी वैल्यू दी होगी उसकी जगह, वो आपके लिए स्लोप का काम करेगी। क्लियर है जी। अगर ढूंढनी पड़ जाए तो इस तरह से हम स्लोप को ढूंढ भी सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जी, ये हमारी पहली इक्वेशन के बारे में बात थी। अब ये इक्वेशन हमारी फिजिक्स में कैसे काम आ सकती है, ये तो मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। हमारे फिजिक्स में ये लीनियर इक्वेशन किस तरह से काम आएगी, अब ये देखते हैं। तो एक एग्जांपल इस लीनियर इक्वेशन की मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप सभी ने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सुना होगा, या आप सभी ने वेलोसिटी का फॉर्मूला सुना होगा। वेलोसिटी हमेशा किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मुझे क्या बोला गया, मान लीजिए ये मुझे एक फॉर्मूला दिया गया फिजिक्स का, और मुझसे पूछा जा रहा है पेपर में कि डिस्प्लेसमेंट और
टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, किस प्रकार का होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ पता करना है। तो अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन थोड़ी सी सिमिलर लग रही है। इसमें क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू एम एक्स। अब सोचा जाए कि y इक्वल टू एम एक्स, y एक जगह पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक जगह पे सिंगल वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी तरफ क्या है एम एक्स। तो देखा क्या गया था कि यहाँ पे y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना था, यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे लिए y और टाइम हमारे लिए क्या है, एक तरह से x। तभी मैंने पहले से डिसाइड कर लिया, अगर मुझसे बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो मैंने पहले से डिस्प्लेसमेंट को y क्यों बोल दिया, मैं डिस्प्लेसमेंट को x की तरफ क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इक्वेशन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इक्वेशन में एक जगह पे सिंगल वेरिएबल था डिस्प्लेसमेंट, तो वो y को डिनोट होगी, दूसरी तरफ जो ग्राफ के बीच में बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम है, तो इसका मतलब दूसरी एक्स एक्सिस क्या होगी, टाइम ही होगी। तो लीजिए, ये तो मैंने सोच लिया कि ये इक्वेशन के साथ मेरा ये फॉर्मूला बड़ा सेट बैठा है। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वही बात पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है और टाइम जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, आमने सामने पड़े हैं। जब भी किसी फॉर्मूले में दो वेरिएबल्स एक दूसरे के आमने सामने पड़े हों, दैट मीन्स वो दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब कि जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा किसी बॉडी का, उतना ही टाइम भी इंक्रीज होगा। तो ग्राफ हमेशा क्या बन जाएगा, हमेशा ग्राफ हमारा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। इतना काम तो हमने देख लिया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। अब हमने सोचना है कि इसकी स्लोप क्या होगी। क्लियर कट है, डिस्प्लेसमेंट यूज हो चुका है, टाइम यूज हो चुका है, क्या बच गया, m। मतलब यहाँ पे m मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो ही चुका है पहले से कि इसकी स्लोप क्या देगी, वेलोसिटी देगी। अगर ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ भी सकते हो, क्या करोगे कि ये एंगल कितना है थीटा, अपनी तरफ से एज्यूम एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए स्लोप के लिए। स्लोप हमेशा फिजिक्स में किससे ढूंढते हैं, दिमाग में, माइंड में हमेशा रखना कि स्लोप ढूंढी जाएगी tan थीटा के द्वारा। तो tan थीटा मतलब ये हमारे लिए परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये बिल्कुल किसके पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट के, ये किसके है, टाइम के। और ये बात क्लियर हो चुकी है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो वैसे भी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आप प्रूव भी कर चुके हो, स्लोप क्या होगी इस ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी द्वारा रिप्रेजेंट होगी। तो वेलोसिटी को देखकर हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम में कि किसकी स्लोप ज्यादा है, किसकी स्लोप कम है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जाए तो वेलोसिटी को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आप हमें स्लोप बता क्यों रहे हो, क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा कि हम आप तो हम एक ही लाइन कर रहे थे, अब एक लाइन में कौन ज्यादा कौन कम, कुछ भी क्लियर नहीं है। ये तो हमेशा एक ही लाइन है, तो कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट दो ग्राफ तो हो, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस स्लोप के अकॉर्डिंगली कैसा आएगा, अब हम ये देखते हैं। तो लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ कैसा है हमारे पास, क्वेश्चन ऐसा है कि हमें एक ग्राफ दिया गया है, ये हमें ग्राफ दे दिया, और ये ग्राफ क्या है, दिस इज दी अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें दो लाइंस यानी कि दो बॉडीज की डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑब्जर्व करके इनको ड्रॉ किया गया है। ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं दो बॉडीज के, एक बॉडी है हमारे पास A, दूसरी बॉडी है B, दोनों के डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑब्जर्व किए और कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिला, ये A बॉडी के लिए और ये B बॉडी के लिए। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, अच्छा एक और बात, ये हमें एक और बात बताई गई है यहाँ पे कि इस B बॉडी का एंगल कितना है, दैट इज 30 डिग्री, और ये A बॉडी का एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री। ये दोनों बॉडीज के हमें एंगल भी दिए गए हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन, विच बॉडी
हैव मोर वेलोसिटी। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि इन दोनों में से ए और बी में से किस बॉडी के पास वेलोसिटी ज्यादा है। अब हमें सबसे पहले तो ये सोच के चलना है कि किस बॉडी के पास वेलोसिटी ज्यादा है। अब सोचने वाली बात क्या है कि ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है, पूछ क्या रहे हैं ये वेलोसिटी, दैट मीन्स देयर इज सम रिलेशन, कुछ ना कुछ तो ऐसा है इसके अंदर वेलोसिटी छिपी हुई है। तो देखें अभी अभी करके हटे हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। कहने का मतलब एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या देगी हमें, वो हमें वेलोसिटी देगी, मतलब v देगी। अब v किसके ऊपर डिपेंड करता है, v डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, दैट इज फाइंड आउट बाय tan थीटा। अब ये देखा जाए कि बी बॉडी का स्लोप ज्यादा है कि ए बॉडी का, तो दिख रहा है कि ए बॉडी का स्लोप कितना है 60 डिग्री और बी बॉडी का स्लोप कितना है 30 डिग्री। दैट मीन्स ए के पास बड़ा स्लोप है, बी के पास छोटा स्लोप है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। ए का स्लोप बी के कंपैरेटिवली ज्यादा है, so hence we can say that velocity of A is greater than velocity of B। तो ऐसे केसेस में स्लोप का इस्तेमाल किया जाएगा और ऑब्जर्व किया जाएगा कि अगर अब यहाँ पे एक तो ये तरीका था कि ये देख सकते थे कि 1 2 3 4 ये कोऑर्डिनेट्स दिए हों, जिसका कोऑर्डिनेट ज्यादा हो वो स्लोप ज्यादा लेकर जाएगा। पर जब कोऑर्डिनेट्स ना दिए हों तो हम क्या देखते हैं, सीधा स्लोप को ऑब्जर्व करते हैं। तो स्लोप को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि वेदर ए हैव मोर वेलोसिटी और बी हैव मोर वेलोसिटी। तो जब कोऑर्डिनेट्स ना दिए हों तो स्लोप का इस्तेमाल होगा और नए नए क्वेश्चन वहां से बाहर निकल सकते हैं हमारे काम के। अब एक क्वेश्चन है आपसे और पूछते हैं एक, अभी इसका मैं आंसर ही दूंगा इस क्वेश्चन का, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क होगा। क्वेश्चन क्या है, थर्ड पॉइंट की फॉर्म में मैं नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि मुझे एक वीटी ग्राफ दिया गया है, मुझे क्या दिया गया है, एक वीटी ग्राफ, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मुझसे बोला गया कि वीटी ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो आपने क्या करना है, आपने एक क्वेश्चन तो ये कंप्लीट करना है यहाँ पे कि ये वीटी ग्राफ किस प्रकार का होगा। फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, इक्वेशन के साथ कंपेयर कीजिए और वीटी ग्राफ ड्रॉ कीजिए। दूसरा दूसरा आपको करना है कि इस वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। आपको क्या करना है, इस वीटी ग्राफ के स्लोप के बारे में पता करना है कि इस वीटी ग्राफ की स्लोप कितनी होगी। क्लियर है ये? तो ये आपका एक होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे इन दोनों के आंसर्स बताइए कि वीटी ग्राफ का ग्राफ किस प्रकार का होगा, वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड, और दूसरा इस ग्राफ की स्लोप क्या हमें देगी, क्या स्लोप हो सकती है इसकी, क्या फॉर्मूला है और क्या आंसर है इस स्लोप का। सिंगल वर्ड में आपने मुझे आंसर देना है कि वीटी ग्राफ की स्लोप, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम की स्लोप क्या दे रही थी वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर है जी? तो ये आपका एक होमवर्क है। नेक्स्ट हमारे पास एक नई इक्वेशन काम आ रही है। सेकंड इक्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। और वो लीनियर इक्वेशन क्या है, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अब हमारे पास एक नई इक्वेशन स्टार्ट हो रही है, प्लस में फॉर्म में करते हैं इसको, पहले करनी सारी है तो पहले प्लस को स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये इक्वेशन और पुरानी इक्वेशन में क्या फर्क देखने को मिल रहा है। पुरानी इक्वेशन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, एम एक्स।
अब क्या है, y इक्वल टू एम एक्स, एक नया कंसेप्ट आ गया, एक नई चीज आ गई, वो क्या है, c। यानी कि इसमें ये तो पता है कि m क्या है हमारे लिए, स्लोप, लेकिन ये c क्या है, व्हाट इज c हियर। तो c को हम क्या बोलते हैं, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। c को हम क्या बोलते हैं, c को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, मतलब द लाइन विच कट्स दी y। सी एक ऐसी लाइन है जो हमेशा y को कट करती है, मतलब पहचान है सी की, कि जब किसी इक्वेशन में सी लिखा हो तो एक माइंड में बैठा के रखना है कि यहाँ पे y, ये जो ग्राफ बनाएंगे हम, यहाँ पे y किसी ना किसी तरीके से कट होगा। तो सी के साथ हमें ये पता लग जाता है कि ये एक y इंटरसेप्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम ये सोचें कि जो ये C है, ये y को कट कहाँ कहाँ पे कर सकता है, कहाँ कहाँ से कट कर सकता है। देखिए, ग्राफ बनाने के दो तरीके हैं। पहला, अगर ग्राफ बनाएंगे तो C कट हो सकता है, कैसे कैसे। C एक तो, यानी कि C y को कब कट कर सकता है, एक तो ओरिजिन से पास हो जाए, एक तो ओरिजिन से पास हो जाए, एक तो ये लाइन बन सकती है, कट नहीं करेगी लेकिन ओरिजिन से पास हो रही होगी, कट कर रही होगी। एक y को कट कर सकती है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक पॉजिटिव y एक्सिस है, ये एक नेगेटिव y एक्सिस है। एक y को कट कर सकती है, ये यहाँ पे ऐसे, ये y को कट करेगी। एक y को कट कर सकती है कुछ इस तरह से। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव y एक्सिस को कट करके जा रही है, एक क्या कट करके जा रही है, नेगेटिव y एक्सिस को। मतलब कोई ग्राफ के अंदर लाइन या तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर सकती है या नेगेटिव y एक्सिस को कुछ इस तरह से कट कर सकती है। तो C हमें यहाँ पे कैसे काम देता है, अगर तो हमारे पास C की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर हमारे पास C की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव C मतलब कि वो किसी ना किसी तरीके से y को कट करके जाएगा। अगर हमारे पास C की वैल्यू नेगेटिव है, तो वहां से पता लग जाता है कि वो किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव y एक्सिस को कट करके जाएगा। और अगर C की वैल्यू 0 है, तो वो क्लियर है कि वो y को कट कर ही नहीं सकता। जैसे पिछला केस था, वहां पे C नहीं था, क्या था, सिर्फ mx। तो आप देख रहे थे कि जो भी ग्राफ होता था वो कहाँ से शुरू होता था, ओरिजिन से शुरू होता था। जैसे ये है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ओरिजिन। तो ये तीन तरीके हैं C के लिए कि पॉजिटिव C से पहचान लेकर चल सकते हो कि वो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करने वाला है। कैसे कट करेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ, पर तरीका, हिंट पहले से पता लग सकता है। नेगेटिव C मतलब वो नेगेटिव एक्सिस को कट करने वाला है। ऐसे ही आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो अपने ग्राफ को। जैसे दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे, दिस वन एंड दिस वन। ये भी पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है, ये भी नेगेटिव y एक्सिस को, ये भी कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो ग्राफ अगर इस प्रकार का आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव C, ये नेगेटिव C, और यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, 0। तो दो तरीके से ग्राफ जो है वो कट हो सकता है। ठीक है जी। तो डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। ये तब यूज होता है जब y पॉजिटिव हो, एक्स एक्सिस नेगेटिव हो। ये तब यूज होता है जब y पॉजिटिव हो और एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव हो। तो ऐसे केसेस हमारे पास बन सकते हैं, लेकिन C के बारे में पहचान करके रखना कि C अगर नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगी। ऐसे कट करना है कि ऐसे कट करना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, वो मैं बताऊंगा आपको। पॉजिटिव y है तो ये पॉजिटिव C जो है, इसका मतलब पॉजिटिव y को कट करेगी। C 0 है मतलब ओरिजिन से पास होने वाली है। तो ये पहचान है इक्वेशन देखते हुए ग्राफ के लिए। तो ये हमेशा माइंड में बना के रखना। चलिए जी, अब इक्वेशन पे वापस आते हैं। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन के रिलेटेड हमें क्या पूछा गया, इस इक्वेशन के रिलेटेड हमसे पूछा जा रहा है कि ड्रॉ कीजिए ग्राफ इसके बीच में, बिटवीन y एंड x, y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करके बताइए किस प्रकार का होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक जो C है
वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट, लेकिन वैल्यू में सी को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। सी यहाँ पे क्या है, लेट कर लेते हैं, दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल लेट कर लेते हैं कि सी क्या है, कांस्टेंट है, विच वी कॉल 2। एम भी एक कांस्टेंट है और एम को हम मान के चलते हैं 1। सी 2 है, एम 1 है। और वाई और एक्स क्या है, वाई और एक्स तो वेरिएबल्स हैं, यानी कि जिनके बीच में ग्राफ ड्रॉ होने वाला है। तो लो जी, अब क्या है, अब हमें एक्स के बारे में पता है, ये एक्स के बारे में पता है कि एक्स पहले 0 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेट्स के लिए हम एक्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं और देखते हैं वाई का आंसर क्या क्या आएगा। सी कांस्टेंट है 2, एम जो है वो वैल्यू कितनी है 1, और इसके अकॉर्डिंगली ये दोनों वैल्यू पुट करके हम वाई का आंसर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब मेरे पास एक्स की वैल्यू 0 है, जब मेरे पास एक्स की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, तो वाई कितना होगा मेरे पास, एम की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 1 इंटू 0 प्लस 2, मतलब वाई कितना होगा, दैट इक्वल टू 2। तो वाई जब एक्स 0 है, वाई कितना चल रहा है 2। एक और करके देखें, अगर हमारे पास यही एक्स 1 हो तो वाई कितना होगा, तो वाई कितना हो जाएगा, एम कितना है हमारे पास, एम है 1, एक्स है 1 प्लस सी कितना है 2, 2 प्लस 1 3, इसका मतलब एक्स जब 1 है, वाई कितना है 3। एक और, इफ एक्स इक्वल टू 2 तो वाई कितना, 2 इंटू 1 प्लस 2 दैट बिकम्स इक्वल टू 4। तो सीक्वेंस देखिए कैसा बन रहा है कि जब 0 है तो 2, 1 है तो 3, 2 है तो 4, 3 हो तो 5, 4 हो तो 6। तो ऐसा सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास कि 1 पे 3 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है, 3 पे 5 बन रहा है, यानी कि ये नंबरिंग क्या चल रही है, कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूटी में चल रही है। क्लियर, तो वैल्यूज और पुट कीजिए, सेम ऐसी आंसर बनेंगे। तो ऐसे फॉर्मूले में पुट करके हम ये हमारा चार्ट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे कि एक्स अगर ऐसी वैल्यूज हैं तो वाई की वैल्यू क्या होगी। अब टाइम आ गया ग्राफ ड्रॉ करने का, ठीक है जी। तो अब ग्राफ में क्या है, ग्राफ में ये हमारे पास है ओरिजिन, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, सिमिलरली ये 1, ये 2, ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। अब सीक्वेंस वाइज चलते हैं, जब x 0 था तो y 2 था, यानी कि एक बात तो क्लियर होगी, जब x 0 है y क्या है 2 है, मतलब यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि ग्राफ ओरिजिन से तो स्टार्ट होने नहीं वाला, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो मैंने पॉइंट लगा लिया कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होने वाला है 2 से। जब x 1 है y 3 है, ठीक है, ये पॉइंट मार्क कर लिया, ये 1 है ये 3 है, तो कुछ अंदाजे से यहाँ पे पॉइंट आया। जब 2 है तो 4, चलो जी, ये 2 है तो ये 4, तो ग्राफ कुछ ऐसे आया। ऐसी और पॉइंट्स भी हैं, तो अगर और पॉइंट बनाओगे तो ग्राफ कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा हमारे पास कुछ पॉइंट बन रहा है, यानी कि जब मैं इन लाइन को ज्वाइन करूंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा मेरे पास, तो ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा स्ट्रेट लाइन, बनेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। पर फिर ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये ग्राफ चल तो 2 से रहा है, लेकिन 2 इसमें हमारे पास क्या था, ये था y इंटरसेप्ट, c की वैल्यू क्या थी 2, इसका मतलब कि ओरिजिन से लेकर ये जो 2 से स्टार्ट हुआ है ये और कोई नहीं था, ये क्या था c। और देखिए आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया था c यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब क्लियर है कि अगर मैं ये डॉटेड लाइन आगे बढ़ा दूं तो ये किसको कट कर रही है, ये पॉजिटिव y एक्सिस को कट करके चल रही है। दैट मीन्स हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमें अंदाजा पहले ही था कि ये पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगी और वाकई में ये क्या करती जा रही है, अगर इसको एक्सटेंड कर दूं तो पॉजिटिव y को ही कट कर रही है। और ओरिजिन से जहां पे वो कट करेगी वो क्या होगी, वो c की वैल्यू होगी। प्रैक्टिकली आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, c अगर यहाँ पे 4 हो तो ग्राफ हमारा 4 से स्टार्ट होगा, अगर 5 हो जाए तो ग्राफ हमारा 5 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इक्वेशन ही कुछ ऐसी है जो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करके चल रही है, c के ऊपर। तो ग्राफ हमारा बन गया कुछ इस प्रकार का। अब आपको क्या करना है, बात तो क्लियर होगी कि ग्राफ कैसा है।
अब बात है कि स्लोप बनानी है। स्लोप कैसे बनेगी? तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए, आप इसको बिल्कुल स्ट्रेटली आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आप बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ये वाली जो बेस के साथ एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा। और यहाँ पे स्लोप ढूंढने के लिए आप वही मेथड अपनाओगे जो हम हमेशा बनाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे स्लोप किसके द्वारा दी जाएगी, tan थीटा के द्वारा दी जाएगी। और स्लोप है क्या यहाँ पे, वो है m। क्लियर है जी? तो इस प्रकार का ग्राफ बन जाता है जब इक्वेशन क्या हो, mx प्लस c। अब ऐसी इक्वेशन कौन सी हो सकती है फिजिक्स में? ऐसी इक्वेशन है हमारे पास, हम जब अपना फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में हम एक इक्वेशन लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो देखिए जो यहाँ पे y था वो यहाँ पे, और ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो जो यहाँ पे y था वो वहां पे v है, जो यहाँ पे c है वो यहाँ पे u है, जो यहाँ पे m है वो वहां पे एक्सेलरेशन है, जो यहाँ पे x है वो क्या है, टाइम है। दैट मीन्स क्लियर हो गया कि स्लोप यहाँ पे किसके बराबर होगी, u के बराबर होगी। स्लोप यहाँ पे किसके बराबर है, u के बराबर है। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइंड आउट करने पे और काफी कुछ हमें देखने को मिलेगा। और इसी तरह से इसका जो ग्राफ है वो किस प्रकार का होगा, इसका ग्राफ ऐसे ही जैसे हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज दिस वन। ये हमारे पास क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। क्लियर है जी? तो इस तरह से इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन कौन सी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। वाई इक्वल टू, अब क्या है, c नेगेटिव है, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अब देखिए c के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव, यानी कि एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पे अब हम बोला क्या गया है, यहाँ पे तो भी वही बोला जाएगा जो पहले था कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन दी y एक्सिस एंड दी x एक्सिस। पर मैंने देखा कि c के आगे नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कोड हमने पहले ही कर दिया था कि c के आगे नेगेटिव साइन मतलब कि वो y को कट करने वाला है। तो मैं पहले से ही तैयारी करके रखूंगा, मैं y एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव y एक्सिस, ये करके रखेंगे। अगर जरूरत पड़ने पे ऐसा हुआ तो देखते हैं कि कट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हम ऑब्जर्व करके रखते हैं। तो काम क्या करना है, फिर से वही लेट करते हैं अपनी तरफ से, दिया जाएगा वैसे तो, लेकिन हम फिलहाल लेट करके चल रहे हैं कि C2 है, जो M है वो 1 है। चार्ट बनाना है हमें किसके बीच में, X और Y के बीच में। ये हमने चार्ट बना लिया X और Y के बीच में। X की वैल्यू रैंडमली पुट करते रहते हैं, 0 कॉन्टिन्यूटी में, 2 3 4, देखते हैं Y क्या आंसर देगा। तो देखिए सबसे पहला इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स माइनस टी। जब x 0 था तो y कितना था हमारे पास, y बन गया, m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 0 माइनस 2, तो y आ गया -2। जब x 1 है तो y कितना हो गया, 1 इंटू 1 माइनस 2 -1। जब x 2 है, y कितना बन गया, 1 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0। सिंपल आप देख रहे हो मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट किए, m की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2, हर जगह मैं यही पुट कर रहा हूँ। x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो आंसर कुछ इस प्रकार का बना। चलिए आगे बढ़े। फोर्थ वन, अगर x मेरे पास 3 है तो y कितना बना, 1 इंटू 3 माइनस 2 1। अगर x मेरे पास 4 है तो y कितना बना, 1 इंटू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो आंसर कैसा बन रहा है, आंसर बन रहा है -2 -1 0 1 2। ऐसा आंसर बन रहा है कि अगर x 0 1 2 3 4 है तो y कुछ इस प्रकार है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है 0,
this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is -1, -2, -3, -4, ये हमारे पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं। देखिए जब x 0 था, y था -2, ये तो पहले से ही नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। जब x 1 था, y था -1, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। जब x 2 है, y है 0, ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। जब हमारे पास x है 3, y है 1, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आया। जब 2 है फिर 4 है, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे हमारे पास पॉइंट्स आए। कहने का मतलब कि जब हम इनको ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो होगा क्या, होगा ये कि ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव एक्सिस से। और पता लग रहा है कि अगर इसको एक्सटेंड करूं तो कौन सी एक्सिस को कट करके चल रहा है, नेगेटिव एक्सिस को कट करके जा रहा है ये वाला ग्राफ। क्लियर है जी। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्लोप पता होनी चाहिए। तो स्लोप पता करने के लिए मैं फिर से वही काम करूंगा कि ये एक मेरे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये भी थीटा बन सकता है। तो यहाँ पे भी स्लोप पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विल यूज द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज tan थीटा। तो स्लोप किसके बराबर होगी, tan थीटा के बराबर होगी। क्लियर है जी। सो ऐसे हमने हर इक्वेशन को ड्रॉ करना है। और ऐसे ही अगर मेरे पास एक और इक्वेशन हो, फोर्थ वन, y इक्वल टू -mx प्लस c। अब क्या है, c पॉजिटिव है लेकिन स्लोप क्या चल रही है, नेगेटिव चल रही है। तो ऐसे केस में अगर आप ऐसी ही वैल्यूज पुट करो कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, m को लेट कर जाओ, c को लेट कर जाओ, तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये किसका ग्राफ होगा, जब इक्वेशन क्या हो, -mx प्लस c। और ऐसे ग्राफ को काइनेमेटिक्स के अंदर क्या बोला जाता है, एक रिटार्डेशन ग्राफ बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन ग्राफ। कहने का मतलब जब एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव हो। हम अपने मैकेनिक्स चैप्टर में एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, तब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली -mx प्लस c ऐसा ग्राफ देखने को मिल सकता है। और ऐसे ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन ग्राफ। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं लीनियर की, और ये चंद इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं लीनियर के अकॉर्डिंगली, वो सारे के सारे कवर हो सकते हैं। इसमें सीखने वाली क्या बात थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और लीनियर इक्वेशंस जब भी ऐसी यूज होंगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बना पाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप बताना कि क्या आंसर दे सकते हो आप। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी if speed is constant, if speed is 0, स्पीड 0 है किसी बॉडी की, आपको उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। मतलब ये तो बात होगी कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। कि हम नोट क्या करना चाहते हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ऐसी है कुछ कि मैं मान लीजिए अपने घर से किसी मार्केट में गया, किसी शॉप पे जाके रुका। मेरे घर से वो मार्केट 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के साथ है। मार्केट में जाकर मैं लगभग वहां पे रुक गया। कहने का मतलब मेरी स्पीड यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मैंने इंजन ऑफ कर दिया अपने व्हीकल का और वेलोसिटी उसकी क्या होगी है, 0।
अब मैं वहां पे रुका हुआ हूँ, मैंने किसी को बोला कि जब मैं मार्केट पहुंच जाऊं, मार्केट पहुंचने पे मैं जब अपने व्हीकल को स्टॉप करूंगा, मेरा ग्राफ ड्रॉ करना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने मार्क कर दिया कि मेरा घर कहाँ पे था, ओरिजिन पे, जहाँ पे डिस्टेंस कितना था 0, टाइम भी मैं क्या लेकर चला था 0। मैं किसी जगह पे पहुंचा और वहां पे वो डिस्टेंस कितना मार्क हो चुका है, 20 किलोमीटर का मार्क हो चुका है। अब वो लगा हुआ है नोट करने पे, तो मेरा डिस्टेंस, मेरी स्पीड तो 0 है, मतलब मैं तो 20 किलोमीटर पे ही खड़ा हूँ, लेकिन टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम चल रहा है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम चल रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, वही का वही, दैट इज 20 किलोमीटर। तो वो कैसे मार्क करेगा ऐसे ग्राफ की, तो वो कहेगा कि डिस्टेंस वही लेकिन टाइम बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में ग्राफ क्या आएगा, ऐसे केस में भी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन ड्रॉ कैसा होगा, ड्रॉ कुछ इस प्रकार कि ना तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, उतनी है, लेकिन टाइम हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ हमेशा क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट लाइन बट कांस्टेंट। क्लियर है जी। तो लीजिए आज के लिए ये इक्वेशंस थी, दैट इज सम लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसी लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, इसको अच्छी तरह से नोट करके रखना। अब ये लीनियर इक्वेशंस के फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे, ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे, कैसे कैसे लीनियर इक्वेशंस के किस प्रकार के फॉर्मूलाज को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।